हेलो, नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग में मैं सुरजीत पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आप लेके चलते हैं सीटेट के पेपर्स की तरफ। क्वेश्चन करते हैं, सीट पूरा पेपर है तो आइए आज आपको लेके चल रहे हैं। आइए दोस्तों लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। नंबर दूसरा ऑप्शन है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीने के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा ऑप्शन है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। चौथा ऑप्शन है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण केवल क्या करता है? पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो ये केवल है इसमें, तो इसको ऑप्शन तो होगा नहीं दोस्तों। ये केवल नेगेटिव मिल गया तो ये ऑप्शन तो अपना है नहीं। ठीक है, तो ये है नहीं। अच्छी देखभाल में पौष्टिक और बच्चों को किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ठीक है, सीखने के प्रदर्शन में एक बच्चे को क्षमता जीने के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। विकास के पहलू आनुवंशिकता और पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, यही है राइट। बाकी ये भी नहीं है दोस्तों। सीखने और प्रदर्शन करने के लिए एक बच्चे की क्षमता जीने द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती नहीं। अच्छी देखभाल में पौष्टिक आहार में बच्चों के लिए किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होकर होते हैं। जैसे कहा गया है भैया, विकास क्या होता है? वंशाक्रमिक इनटू पर्यावरण। ठीक है, तो हेरिटेज इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं भैया दूसरा को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। ऑप्शन है हमारे, विकास गुणात्मक चरणों से होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं। निरंतर अभ्यास का अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। निम्नलिखित इसमें जो है निरंतर अभ्यास से अधिगम ये सही बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ठीक है, विकास के गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन थर्ड है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। क्या है? एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अमान्यता, अनुकृतमीयता। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या होगा? प्रतीकात्मक विचार का विकास। ओके, थर्ड। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। चौथा है दोस्तों, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। इनकी इंद्रियों में उत्तेजित करता है। थर्ड है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। बिल्कुल नहीं। वे नए कौशल को हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ये सही होगा। ओके दोस्तों, ये है
हाँ, यहाँ पे हमें के अलावा निगेटिव है, के अलावा जहाँ पे दिया हो निगेटिव है। ये समय बिताने का सुगत तरीका है, यही होगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे के अलावा दिया जाए वो समझ लेना कि ये जो है निगेटिव क्वेश्चन है, के अलावा। इसके अलावा बाकी सब जो है सही हैं। ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही, यही गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है यही हो जाएगा। तो हमारा आंसर है थर्ड हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या नंबर एक क्वेश्चन ऑप्शन है नंबर एक, क्या आप उनका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? तीसरा ऑप्शन है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? चौथा, विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? ठीक है, तो दोस्तों हमने कहा था पॉजिटिव वर्ड में देखेंगे तो हमारा ये विभिन्न ऑप्शन हमारा मिलता है, तो हमारा यही सही है। विभिन्न तरीके से हम कैसे इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? नंबर एक, करके सीखना, परियोजना विधि का सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ या नियमित इकाइयों का परीक्षण करना। नंबर 2, थर्ड है व्यक्तिगत अधिगम की क्षमता, समूह बनाना और छात्रों को लेबलिंग करना। लेबलिंग नहीं होता है जहाँ तक होता है। परियोजना विधि क्षमता, समूह बनाना, रैंकिंग करना, रैंकिंग गलत होता है, हमें रैंकिंग नहीं करना होता। तो दोस्तों कर सीखना पर हमें एनसीईआरटी बल देती है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, रैंकिंग इसमें भी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? 6 का फर्स्ट आंसर होगा। 7वां का है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? नंबर 1 ऑप्शन है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। बिल्कुल सही है ये, लेकिन स्कूल की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। ठीक है, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया से प्रतिबंध करें। जीवन सच्चा शिक्षक है। आंसर को बताइए। तो दोस्तों इसमें हमें जो है ऑप्शन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट था, लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, नहीं होता है। ठीक है, लंबे समय तक जारी नहीं रखते, स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। स्कूल की शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे, ये भी गलत ऑप्शन है। जीवन एक सच्चा शिक्षक ये नहीं, तो दूसरे ऑप्शन के साथ हम जाते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट के। तो दोस्तों क्वाल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? 8 नंबर क्वेश्चन हम जब देखेंगे तो दोस्तों इसमें है, निम्नलिखित क्वाल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उन्होंने उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया। बिल्कुल सही है, इन्होंने किया है, ये हो सकता है। इस सिद्धांत के विस्तृत परीक्षण नहीं, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में एक स्पष्ट संबंध स्पष्ट होता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, हो सकता है, लेकिन हमारे फर्स्ट के साथ जाएंगे पूरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित करता है उस चरण को जो अधिकतम विकास संभव है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने में पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ में जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग, चौथा ऑप्शन है, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो इसमें है एक, हम इसमें जाएंगे दोस्तों, तो जाएंगे एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग को सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर, वह बच्चा क्या करते हैं, करके सीखते हैं। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है।
में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन है, यही होता है। 90% में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत नहीं। समाज में प्रचलित रूढ़वादित लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलते आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो मीडिया के द्वारा, सामाजिक, ठीक है, सांस्कृतिक, ट्यूशन। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर, ठीक है, इसमें है फोर्थ आंसर होगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है हमारा। 12वां क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों को आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल होता है। और तीसरा ऑप्शन है, परीक्षा में बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। वे बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। मानकीकृत परीक्षण जो है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति के प्रतिनिधित्व करते, इसलिए पक्षपाती होते, यही ऑप्शन होगा हमारा। दोस्तों एकाधिक बुद्धिमानी, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 है हमारा। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है, यानी ये जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछ रहा। बहुत तेज़ी से बढ़ाई जा सकती नहीं, बुद्धि के कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं होता है। प्रभावी अध्यापक के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। देखो ये पेपर पेंसिल भी नहीं होता है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, ऑप्शन यही हमारा है। बुद्धि जो है बहुबुद्धि बहुत प्रकार की होती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बहुबुद्धि को दिया था, बहुबुद्धि बहुत प्रकार की होती है। क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे की प्रगति के स्तर जानने में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, बच्चे को सीखने की ज़रूरत को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। बिल्कुल ठीक है। अवधाह के अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ठीक है, बच्चों की प्रगतिशील निगरानी रखने के लिए उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन यह, बच्चे के सीखने की ज़रूरत जानेंगे हम कि उसमें उसको क्या ज़रूरत, तदनुसार उसे शिक्षण नीति का हम चयन करें, उसी हिसाब से उसमें शिक्षण नीति। जैसे बच्चा अगर वो नहीं, जैसे हमें पता है उसकी बच्चे की कमजोरी का पता चला, हमने डायग्नोस्ट किया कि भाई इसका ये पक्ष कमज़ोर है, तो हमें ये वाली शिक्षण पद्धति से इसको सुधारा जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो है सेकंड मोस्ट सही रहेगा। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा क्या है, सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15वां में चलते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। दोस्तों निगेटिव दिया है, नहीं है। ठीक है, क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में संबंधित नहीं है। ठीक, इसे भारत की शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों को उपलब्धि पर केंद्रित है। बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। 1 मिनट रुकिए दोस्तों। तो इसका आंसर जो है दोस्तों, ये विभिन्न से हैं। ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, क्योंकि नहीं दिया गया है। ठीक है, और निगेटिव सेंस में हम इसमें इसी को रखेंगे, यही सही नहीं है। ठीक है, तो यही गलत है, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट आगे हमारा 16वां क्वेश्चन है दोस्तों। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है। ठीक है दोस्तों, किसके कारण हो सकती है बच्चों को? अनुवांशिकता और वातावरण के बीच की एक अंतःक्रिया। ठीक है, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, वातावरण, ठीक है, और आनुवंशिकता जो है ये अंतःक्रिया ही है, तो ये ऑप्शन सही होगा।
ठीक है, प्रतिभाशीलता। सो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, जो उन्हें क्या करता है, अच्छा व्यवहार सिखाता है। ठीक है, जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा उपयोग में हतोत्साहित करता है। ठीक है, बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, बच्चों में उनकी क्षमता के अनुसार बच्चों में उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत तो नहीं करता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। उनकी भाषा में हतोत्साहित करता है, ये भी नहीं हो। उनकी भाषा ज्ञान महत्व को देता है, उनका उपयोग करता है, यही ऑप्शन सही है, हमारा दूसरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें अब चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे इंग्लिश में भी दिखाइए सर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों से उपयोग पर। ठीक, इन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर कक्षा में सृजनात्मक प्रतिभा वाले बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो दोस्तों इसमें जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा 18 मार्क का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, देखिए, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, निगेटिव है दोस्तों। एक कार्य को छोटे से प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम को वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम और शारीरिक गतिविधियों में समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि यही नहीं होगा। ओके, यही नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 20वां, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिस्लेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं। ठीक है, तो अलग अलग सोच वाले दोस्त क्या होते हैं, अलग अलग सोच वाले मतलब विभिन्न क्रिएटिव थिंकिंग वाले। तो इसमें क्या होगा, हमें सृजनात्मक चिंतन है। ओके, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है दोस्तों, क्या है ये, नहीं कर सकता है। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, सेट करिए, दिख नहीं रहा स्लेट पूरी, नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना कर सकता है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना, हाँ हो सकता है। सोच विचार परीक्षण, विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। ठीक है, अब इस सरल उत्तर वाले प्रश्न पूछना, नहीं ये नहीं कर सकता है भाई। चौथा आंसर है अवसर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारा, तो संवेग क्या है, स्मृति नहीं है, ध्यान, उत्तेजना, डर एक संवेग है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ठीक है, बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण है। ठीक है, क्या कहते हैं, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण है। ठीक है भाई, बच्चे का जवाब दूध बूथ से
दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा। बच्चे का परिवार बच्चे की प्रेरक वातावरण नहीं दे सकता। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ को सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? यही है। तो बच्चे को जब आप दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव आधारित पर बताता है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में, इसको छोटा करो, चलो आ जाए। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और अनुशासन को बनाए रखना। एक शिक्षक को निर्धारण पाठ्य पुस्तक का पालन करना। पाठ्यक्रम में को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकें। मैं चौथे के साथ चला जाऊंगा। ठीक है। और ये जो है थोड़ा पूरा क्वेश्चन दिखाइए दोस्तों। अब दिख रहा होगा आपको पूरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है दोस्तों, ये हमारा चौथा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे आराम से बैठ सकें, अंतःक्रिया बात चर्चा कर सकें, आप एक दूसरे से एक माध्यम से पूछ सकें, सीख सकें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ठीक है दोस्तों। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चले। नहीं, ये तो गलत हो गया। कक्षा में जिसमें खुली गतिविधि हो, कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली तथा स्लेफ में रखी हों, ताक सेल्फ में रखी हों जो दिन में किसी भी समय प्राप्त की जा सके। सही है। अलमारी को अच्छी तरह से, ये हम सही हो सकता है, अलमारी को अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा में जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। पाठ्य पुस्तक सामग्री के द्वारा संचालित और संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो दोस्तों मेरी समझ से इसमें हमारा यही ऑप्शन सही, दूसरा। वहाँ पर जो है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी कॉर्नर होता है, क्लास कॉर्नर होता है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें ये सब लिखा हुआ है, बाकायदा दिया गया है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि, ओपन हैंडेड एक्टिविटीज़ हों, ठीक, जहाँ पर कोने हों, जहाँ पर विभिन्न प्रकार में बाल साहित्य खुली की चीज़ें रखी हों जिसमें जो दिन में किसी भी समय बच्चा को प्राप्त की जा सके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो 26 क्वेश्चन है, 26वां है। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ एक सामग्री से है। वे एक राज्य या राष्ट्र के में अधिगम की एक रूपता बनाए रखे हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों को और माता पिता के मार्गदर्शक प्रदान कर सकते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भों में आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा। हमारी समझ से तो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन ये कर रहा है कि वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों के माता पिता मार्गदर्शन प्रदान करें। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे अच्छा, एक मिनट रुकिए, ये इसमें है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में सीखे, ये सबसे बेस्ट है ऑप्शन। ठीक है, 26 के साथ चले जाइए। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। आगे नेक्स्ट, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। एनसीएफ 2000 राष्ट्रीय भ्रष्टाचार फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो मानवता, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक, सीधे है रचनावाद। ठीक है, रचनावाद। ठीक, आगे दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी
अच्छी तरह से वर्दी पहनने में स्कूल आते हैं, वो कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो यही होगा, वे शिक्षक से स्पष्ट प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। 29 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित किया जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थिति पर बच्चों के एक दूसरे के साथ बातचीत करके मदद करनी चाहिए। देखिए होता क्या है, टीचिंग क्या होता है, वास्तविक जीवन जोड़कर हमें करनी चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन है 4, यही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 की तरफ। 30 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। बच्चों को अपनी कक्षा शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने की, ये तो गलत है पूरा। शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा सवाल जा रहा है तो ये इसमें ऑप्शन जाएगा शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। अनुशासन और अधिगम वातावरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस तरह की मदद करता है। ठीक है, शिक्षकों को निर्देश देने में। ओके, में तो नहीं होगा। ठीक है, चुप्पी साधे रहने के लिए भी नहीं होगा। अब बच्चा हमारे पास एक है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का पहला सही है। तो आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब गणित की तरफ है हमारा, आ गया है गणित। ठीक है, तो चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन पर ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। किस पर नहीं होना चाहिए, निगेटिव है। गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं को जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास करना। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, गणित की अवधारणाओं को समझना सही है, गणितीय भाषा का विकास ठीक है, गणितीय समस्याओं का जवाब देना चाहिए, जवाब देने में सटीकता और तर्क, ये मेरी समझ से यही है ऑप्शन, यही नहीं होना चाहिए, तर्क कौशल का विकास होना चाहिए। तो ये 31 का तीसरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 31 का तीसरा जो है ये आंसर है। अब आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ठीक है, तो अब तो 32 हमारा क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं के विकास में निम्नलिखित में से निर्देश के अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो किस प्रकार चित्र बनाना चाहिए, ठीक है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना चाहिए, अनुभव प्रदान करने भाषा के माध्यम से करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हमें अनुभव प्रदान करना, ठीक है, फिर भाषा के माध्यम होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पे फिर आ जाएगा हमारा चित्र बनाए, प्रतीकात्मक उपयोग करना। ठीक है, इसके बाद तो हमारा हो जाएगा दोस्तों दूसरा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई, 83 से 27 माइनस किया 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कीजिए। घटाव सीखने का बोध कराता है। ठीक है दोस्तों, पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे को घटाव सीखने का बोध कराता है। नंबर 1, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है, बच्चा नहीं जानता कैसे घटाए। बच्चे 2 अंक की वाली संख्याओं को घटाव की प्रक्रिया जानता है, एक गलती और इसे बार बार अभ्यास करने का सुधारा जा सकता है। तो इसमें दोस्तों बच्चे को घटाव प्रक्रिया में स्थानीय मान की अवधारणाओं के बारे में गलत जानकारी है,
अवधारणा है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 34 पर। अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, करते शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। शिक्षण अधिगम के आकलन की योजना बनाना और संगठन करना, प्रगति रिपोर्ट का विकास करना, बच्चों के अधिगम और प्रगति की पृष्ठपूर्ण रिपोर्टिंग और उनका संचार करना। अच्छा दोस्तों भाई, तो चलते हैं, देखें इसमें जो है हमारा हो जाएगा सबसे पहले शिक्षण अधिगम का आकलन की योजना बनाना, दूसरा, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या, शिक्षण अधिगम के एकीकृत आकलन, ठीक है, पहला हो गया, ये तीसरा हो गया बनाना, ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, ओके। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 35 कह रहा है रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन देखिए, रोमन अंक स्थायी मान का नियोजन नहीं है करते, इसलिए इन्हें अंकों का उपयोग करने में गणना करना मुश्किल होता है। ठीक है, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों के भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जहाँ तक मानना, रोमन अंकों में स्थानीय मान की प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों 36 क्वेश्चन पर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को परिवेश में मौजूद वस्तुओं को भौतिक गुणों में अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं को भौतिक गुणों और अपने शब्दों में समझाने प्रोत्साहित करता है। अपने छात्र के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक सबसे उचित उद्देश्य क्या है। शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है, तो सबसे उचित उद्देश्य क्या है शिक्षक का दोस्तों, ये दीजिए। ठीक है, नंबर 1 है यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणाओं में पुनः देखने के लिए खाली समय किया जा सकता है। बच्चे अपनी भाषा की वस्तुओं को समझने के लिए आनंद लेते हैं और वो डम्ब सराड़ खेलने में आनंद लेते हैं। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी भी भौतिक गुण या और निरीक्षण करने में अवसर देता है और आकारों में उनकी समझ का गठन करता है। यह बच्चों को उपयोगी गतिविधि है जो बच्चों को आकारों को परिचित कराती है। तो इसमें जो दोस्तों हैं, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु को भौतिक गुणों का निरीक्षण करने में अवसर देती है। सही अवसर देना, आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन करता है। यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा, आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अशिक्षित दुकानदार द्वारा किए जाने वाले गणित। क्वेश्चन नंबर 37, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। ठीक है, आगे बढ़ाओ, इसको छोटा करो, चारों ऑप्शन तो लाओ। गणित शिक्षा में उपयोगी नहीं है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी है। एक अविश्वसनीयता और बहुत ही कम स्तर की शुद्धता है। किसी संबंधित समस्या को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। चर्चा की जानी चाहिए। तो इसमें दोस्तों है कि ऑप्शन हमारा जो है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा गणित कैसे उपयोगी नहीं है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए उपयोगी है। अविश्वसनीयता को बहुत कम स्तर शुद्ध करता है। निम्नलिखित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, इसको थोड़ा छोटा करो, चारों ऑप्शन आ जाए। ठीक है, अब चलते। एक शिक्षक को गणित की कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक शिक्षा की क्षमता वाले बच्चों
को एक साथ सामूहिक रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन देकर, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक में रखकर, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूह में रखकर ताकि वो एक दूसरे से सीख सकें, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करने और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार के रूप में। एक शिक्षिका को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? गणित की कक्षा के विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए भैया? इसमें हमें क्या करना चाहिए? अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूह में रख ताकि एक दूसरे से सीख सकें, यही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है दोस्तों। गणित को सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धियां बढ़ाई जाएं, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता कौशल को परिभाषित किया जाए और फिर हमारा वर्ष के अंत में परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। इसको छोटा करिए। तैयार किया जाए। अब ये क्वेश्चन बता रहा है गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं ताकि बच्चों के लिए गणना के लिए बच्चों की लघु विधियां बताई जाएं, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों बच्चों को उपलब्धियां बताई जाएं, बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाले कक्षावार दक्षता का कौशल को परिभाषित किया जाए, वर्ष के अंत में परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। इसमें जो है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा व दक्षता को परिभाषित किया जाए। ठीक है, मेरी समझ से है, बाकी एक बार क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। बच्चे द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण लगाना। तो इसमें यार सीधा सा है, बच्चों का अन्वेषण लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों 41, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या है? एक संगतता, क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना। तो संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, इसे और छोटा करो, 42। एक बच्चे से ये पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या सकते? बच्चे के क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल सामान्य विचार के आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। बच्चा क्षेत्रफल के परिमाप की अवधारणा की उलझन में है। तो इसमें क्या है? बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार के आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बिल्कुल सही आंसर यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने में एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। हर कोई व्यक्ति गणित सीख सकता है। इसमें कोई लिंग और किसी से कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। थोड़ा और छोटा करिए इसका। पाइथागोरस प्रमेय को सीखने
सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों की खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध खोजने के लिए कहा जाता। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया आगमन विधि का, निगमन विधि की, व्याख्यान विधि का, प्रयोगशाला विधि का। तो इसमें शिक्षक ने किस विधि का प्रयोग किया? तो इसमें दोस्तों है आगमन विधि का शिक्षक ने प्रयोग किया। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, आगमन विधि। आगे चलते हैं। आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि पहले उदाहरण होता है और फिर नियम। ठीक है, उदाहरण से नियम की तरफ चलती है, उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए? नहीं। संकल्पना मानचित्र प्रगति पदानुक्रमित होता? नहीं। संकल्पना मानचित्र दिए पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता? सबसे बेस्ट ऑप्शन है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं को जोड़ने वाले लिंक संग्रह को प्रस्तुत करते हैं। यार ऑप्शन ही गलत हो रहा है। संकल्पना मानचित्र मेरी समझ से दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा, इसको मिटाइए, शिक्षकों द्वारा ही होना चाहिए। ठीक है, तो संकल्पना मानचित्र शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन है 2/3 + 4/5 है। तो हमें क्या करना है दोस्तों? इसमें हमें करना है 3 और 5 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 और 5 का एलसीएम दोस्तों 15 हो जाएगा ना। तो हल करने पर, जब हम हल करेंगे तो 22/15 बराबर हो जाएगा 107/15, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? ठीक है, सभी समांतर चतुर्भुज हैं, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से 2 समांतर चतुर्भुज हैं, इनमें से 2 आयत हैं। दोस्तों हैं, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 11,011 संख्या का प्रतिनिधित्व क्या करता है, कौन करता है? तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 11,000, ठीक है, 1100, ठीक, और 11 जब जोड़ोगे तो 12, यानी कि क्वेश्चन ये सही, आंसर ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बिंदु ए और बिंदु बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं पर प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, तो बिंदु ए और बीच की दूरी, बिंदु ए और बीच की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों? बिंदु ए और बीच की दूरी जो है इन्होंने बताई है, ए और बीच की दूरी 11 × 2000 22 इकाइयाँ। ऑप्शन होगा हमारा इसमें 22 इकाइयाँ। ठीक है, 22,000 इकाइयाँ, सॉरी, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 22,000 इकाइयाँ। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 22,000 इकाइयाँ। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है, 3 से 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी में कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 12 13/4 करोगे 13/4, ठीक है, और 1/16 ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 13 × 16/4, 4 चौकू 16 और 13 52, हाँ, ऑप्शन 52 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे यात्रा समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय, यात्रा पूरी करने में जो लिया गया समय हरीश के द्वारा है, हरीश की शुरुआत 18:40 में की है, अर्थात शाम 6:40 में यात्रा की समाप्ति है, जो है 22:20 यानी कि 10:20 पर है। यात्रा पूरा करने में लगा समय है वो 3 घंटा 40 मिनट है। ओके, इसमें आंसर यही है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन फटाफट आगे बढ़िए। 200 ml और 300 ml के माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml बर्तनों की क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों को निम्नलिखित संयोजन में कौन सा नहीं है? ठीक है, दोस्तों इसको सही करो। ऑप्शन नंबर 4 है, हल करिए और आगे चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ाइए दोस्तों। क्वेश्चन को देख लीजिए, निम्नलिखित में से ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें अनुमान कौन सा लगाया जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 7 × 4/9, ये आंसर है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। 54 नंबर क्वेश्चन, इस ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड में बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा दोस्तों? इसमें हमारी समझ से सबसे बढ़िया है इसमें कहा है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप निकाल लीजिए दोस्तों। आयत का परिमाप आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई × चौड़ाई, 2 × लंबाई × अबे यार लिखो चौड़ाई। ठीक है, तो ऑप्शन है 2 ×
लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू तो 8 प्लस 4 बराबर 8 4 12 दूनी 24। आंसर आ जाएगा 24। आंसर इसका 24 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी? तो दोस्तों क्या है, माध्यिका क्या होगी? माध्यिका बराबर औसत। औसतन जितना हर एक के पास हो, अर्थात विषय 5 हैं, ठीक है। विषय 5 है तो अंक कितने? 75। अतः औसत जो है हमारा 75 ही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए ठोस में निम्नलिखित में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? तो किसको मोड़ के बनाया जा सकता है दोस्तों? किसको मोड़ के बनाया जा सकता है? इसको छोटा करो, छोटा। एक को, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है? अगर लाल भाग 40 है, लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है? तो लाल भाग 40 है 1/2 और 1/2 बराबर 1/2 बराबर कितना है? 40, ठीक है। तो सफ़ेद भाग कितना है? सफ़ेद भाग है 1/8। त्रिय गुणा करने पर 1/8 सफ़ेद भाग है तो त्रिय गुणा करने में क्या होगा? 1/8 इंटू 40 और त्रिय गुणा करने में, इसका मतलब आंसर जो है, इसका हल करने में दोस्तों आंसर जो है 10 आया, ठीक है। निम्नलिखित ठोस का आकार का निरीक्षण कीजिए। इसके आकार का निरीक्षण करो दोस्तों। निरीक्षण हो गया, ये आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों। 59, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? लागत किसकी अधिक है? तो इसमें किसकी लागत जो है आपको अधिक लगती है? निम्नलिखित में किसकी लागत अधिक है? 250 रुपया प्रत्येक पैकेट में 200 पैकेट हैं और 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के 20 रुपये दर्जन हैं, ठीक है। 250 रुपये प्रत्येक वस्तु में 20 दर्जन है। 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट हैं। एक और सेकंड, एक या दो, दोनों, तो इसमें होगा सेकंड, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का जो क्या है वो, क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसका क्या है, इस समसंख्यक पदों का योग क्या है? तो समसंख्यक पदों का ये चल रहेगा 1 बराबर 0। सॉरी दोस्तों, प्लस, ये प्लस का निशान है यार। हाँ, 1 - 1 बराबर 0। अतः जो है इसमें 0 आएगा आंसर, ठीक है जी।